हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि IAS के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम UPSC और अलग अलग स्टेट PCS की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें UPSC समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। नमस्कार, दृष्टि IAS के प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में आपका स्वागत है। आज हम सेशन 13 की चर्चा करेंगे। प्रिय व्यूअर्स, आज के सेशन में हम 4 प्रश्न पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जबकि 1 प्रश्न अर्थव्यवस्था से देखने जा रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमा या सीमाएं है या हैं? कथन 1, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। कथन 2, शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता या प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। कथन 3, आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिक एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न कर सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी दूसरा और तीसरा कथन सही है। इसके विश्लेषण की बात करते हैं तो प्रश्न को सही से पढ़ने पर समझ में आता है कि सवाल में पूछा जा रहा है कि कुछ कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से विकासशील देश शैवाल से बनने वाले जैव ईंधन का विकास सही से नहीं कर पा रहे। दोस्तों, पहले कथन में अतिवादी शब्द केवल का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे शब्द कथनों को अक्सर गलत कर देते हैं। बहरहाल आपको बता दें कि शैवाल का विकास केवल समुद्रों में नहीं होता, बल्कि अब तटीय क्षेत्रों, गैर फसली क्षेत्र, पश्च जल झीलों यानी बैक वाटर लेक्स आदि में भी इनका उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन इन शैवालों से जैव ईंधन बनाने के लिए भूमि आधारित प्रणाली ज्यादा विकसित और कारगर है, बजाय समुद्र आधारित प्रणाली के। जैव ईंधनों की बात करें तो ये ऐसे ईंधन हैं जिन्हें जैविक पदार्थों या जैव भार जैसे गन्ना, वनस्पति तेल या फीड स्टॉक्स आदि से बनाया जाता है। जैव ईंधन से कार्बन डाइऑक्साइड का कम उत्सर्जन होता है, इसलिए कई विकसित देश अब इस तरह के ईंधनों पर फोकस कर रहे हैं। जैव ईंधनों को भी बदलती तकनीकों के आधार पर पीढ़ियों में बांटकर देखा जा सकता है। जैसे पहली पीढ़ी के जैव ईंधनों को ऐसे जैव भारों यानी बायोमासेस से बनाया जाता है जो खाद्य योग्य होते हैं, जैसे गन्ना, गेहूं, अनाज, तेल बीज, वनस्पति तेल या फिर पशु वसा। दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधनों की बात करते हैं तो इनको ऑलिव ग्रीन या सेलुलोजिक इथेनॉल भी कहते हैं। इन्हें ज्यादातर गैर खाद्य फीड स्टॉक्स से बनाया जाता है। वन अवशिष्ट, उद्योग अवशिष्ट आदि इसके लिए प्राथमिक फीड स्टॉक्स हैं। तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधनों को शैवाल ईंधन या ओएलएस भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें बनाने में मुख्य भूमिका शैवालों की होती है। इनसे हर तरह के जैव ईंधन बनाए जा सकते हैं, जैसे बायोडीजल, गैसोलीन, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल और इथेनॉल। जबकि चौथी पीढ़ी के जैव ईंधनों पर अभी शोध चल रहा है। फिर भी इनमें तकनीकी, प्रोसेसिंग और फीड स्टॉक्स का सहारा लिया जा रहा है। जैव ईंधन के विकास पर आई अभी तक की रिपोर्ट्स की बात करें तो ये बताती हैं कि शैवाल आधारित जैव ईंधन के उत्पादन के लिए प्लांट लगाने होंगे, जिनके लिए न केवल विशेष तकनीकी बल्कि बड़े निवेश की भी जरूरत होगी। लेकिन इस दौरान पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस तरह से विकसित और विकासशील देश शैवाल आधारित जैव ईंधन पर जोर दे रहे हैं,
उससे यह भी स्वाभाविक है कि इससे स्थानीय पारितंत्र पर असर पड़ेगा। खासकर समुद्र में या अपतटीय क्षेत्रों में उत्पादक शैवालों की प्रजातियों की खेती पर असर पड़ेगा। अलग अलग प्रणालियों से उत्सर्जित होने वाली मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड्स का असर भी पर्यावरण पर देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स में खासकर विकासशील देशों के लिए कहा गया है कि शैवाल आधारित उत्पादन के लिए बड़े स्तर पर भूमि की जरूरत होगी, जो विकासशील देशों की समस्या है। ऐसे में कृषि भूमि से कमजोर लोगों के विस्थापन का खतरा भी मंडरा रहा है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि तीसरा कथन जनरल कॉन्सेप्ट की बात करता है। आर्थिक तौर पर सुकर किसी भी उत्पादन में इस तरह की चिंताएं पैदा होना स्वाभाविक है। इस तरह यहाँ दूसरा और तीसरा कथन सही हो जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा या से संभावित स्थान हो सकता है या है? कथन 1, परित्यक्त एवं गैर लाभकारी कोयला संस्तर। 2, निःशेष तेल एवं गैस भंडार। 3, भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सभी कथन सही हैं। प्रिय व्यूअर्स, इस सवाल में हिंदी के कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में सवाल को अच्छे से समझने के लिए हमें इंग्लिश वर्जन देखना चाहिए। इसके अलावा उन शब्दों के बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए इस प्रश्न का अर्थ समझते हैं। लिखा है कि मानवीय गतिविधियों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हुआ है और इसको कम करने के लिए कार्बन प्रच्छादन यानी कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन एक उपाय है। तो वे कौन से स्थान हैं जहां कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन किया जा सकता है? यहाँ 3 स्थान दिए गए हैं। परित्यक्त एवं गैर लाभकारी कोयला संस्तर यानी एबंडेंट एंड अनइकोनॉमिक कोल सीम्स। निःशेष तेल एवं गैस भंडार यानी डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्वर्स। और भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह यानी सबटेरेनियन डीप सैलाइन फॉर्मेशंस। सो गाइस, पहले हम कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन को समझते हैं कि यह किस तरह ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में कारगर है, और फिर इन स्थानों के बारे में, ताकि कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन से इन्हें रिलेट किया जा सके। कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर या स्टोर किया जाता है। यह उन मेथड्स में से एक है जिसमें वैश्विक जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने पर जोर दिया जाता है। इस तकनीक में CCS यानी कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज जैसे जियो इंजीनियरिंग भी शामिल हैं। CCS प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले औद्योगिक उत्सर्जन से निकली दूसरी गैसों से अलग किया जाता है। इसके बाद उसे कॉम्प्रेस किया जाता है और एक ऐसी लोकेशन पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है जो वायुमंडल से अलग हो, ताकि उसमें लॉन्ग टर्म स्टोरेज किया जा सके। वैज्ञानिक इसके लिए कुछ खास स्थानों को सजेस्ट करते हैं। इनमें खास तौर पर भूभौतिक शैल समूह संरचना पर फोकस किया जाता है। इनमें शामिल हैं गहरे लवणीय शैल समूह यानी अवसादी चट्टानें, जिनके छिद्र उच्च सांद्रता पर घुलित नमक से सैचुरेटेड होते हैं। निःशेष तेल एवं गैस भंडार, गहरे समुद्र और ऐसे कार्बन संस्तर जो अब या तो यूज में नहीं हैं या उनसे कम लाभ होता है। गाइस, पहला तो ये कि इन लोकेशंस को इसलिए प्रेफर किया जाता है ताकि कार्बन को काफ़ी गहराई में स्टोर किया जा सके। इन स्थानों में कार्बन को स्टोर करने की काफ़ी ज़्यादा क्षमता भी होती है। निःशेष तेल एवं गैस भंडार और अनइकोनॉमिक कोल सीम्स को इसलिए प्रेफर किया जाता है ताकि सेक्वेस्ट्रेशन के जरिए ऊर्जा का बाई प्रोडक्ट बनाया जा सके। इन लोकेशंस में कार्बन को इंजेक्ट करने का मकसद अतिरिक्त हाइड्रोकार्बन ऊर्जा प्राप्त करना होता है। जब तेल एवं गैस भंडार में किए गए इंजेक्शन से ऊर्जा मिलती है तो इसे एनहांस्ड रिकवरी कहते हैं, जबकि अनइकोनॉमिक कोल सीम्स के संदर्भ में इसे एनहांस्ड कोल बेड मीथेन कहते हैं। जबकि गहरे लवणीय शैल समूह में इसलिए इंजेक्ट किया जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नमक से रासायनिक क्रिया कर गाद बना देती है, यानी पदार्थों के कुछ ऐसे ठोस गट्टे बन जाते हैं जो बाद में दोबारा वायुमंडल में लीक नहीं हो सकते। सो गाइज, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 3, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन सा या से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता? घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा या फिर जंगली भैंस। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी सभी सही हैं। प्रिय व्यूअर्स, इस तरह के प्रश्न को हम पिछले सेशन में भी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में मौजूद कुछ ऐसे प्रावधानों के बारे में भी बताया था जो वन्यजीवों के शिकार को प्रतिबंधित करते हैं, लेकिन उसके कुछ अपवाद भी थे। यह सवाल उन अपवादों को ध्यान में रखते हुए ऐसे वन्यजीवों के बारे में पूछा गया है जो अधिनियम की अनुसूचियों में शामिल हैं। यह अधिनियम जीव जंतुओं और पादपों के संरक्षण के लिए कड़े प्रावधान करता है। कुछ वन्य जीव प्रजातियां जिन पर संकट बना हुआ है उन्हें 5 अनुसूचियों में बांटा गया है, जबकि पादपों को 6ठी अनुसूची में रखा गया है। अलग अलग अनुसूचियों के लिए अलग अलग प्रावधान मौजूद हैं। जीवों के शिकार और उनके व्यापार को रोकने के लिए यह कानून सजा का उपबंध करता है। इस कानून की धारा 9 ऐसे किसी भी जंगली जानवर के शिकार पर रोक लगाती है जो अनुसूची 1 से लेकर अनुसूची 4 में शामिल हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी मौजूद हैं। मान लीजिए अनुसूची 1 में शामिल कोई जीव मानव जीवन के लिए खतरा हो जाता है या इस तरह बीमार हो जाता है कि अब रिकवर नहीं कर सकता। वैसी स्थिति में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन किसी व्यक्ति को इस बात की अनुमति दे सकता है कि वह उस जानवर का शिकार करे। इसके अलावा ऐसा कोई वन्य जीव जो दूसरी, तीसरी या चौथी अनुसूची में शामिल है और अगर वह मानव जीवन या मानव संपत्ति, जिसमें खड़ी फसल भी शामिल है, के लिए खतरा बन गया है अथवा इस तरह बीमार या निःशक्त हो गया है कि अब रिकवर नहीं कर सकता, वैसी स्थिति में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन या प्राधिकृत अधिकारी किसी व्यक्ति को उस वन्यजीव या वन्यजीवों के समूह को किसी खास स्थान पर मारने की अनुमति दे सकता है। दोस्तों, अब इस सवाल में पूछे गए वन्य जीवों के बारे में जान लेते हैं। घड़ियाल इस कानून की पहली अनुसूची के दूसरे भाग में शामिल है, जबकि भारतीय जंगली गधा और जंगली भैंस दोनों ही पहली अनुसूची के पहले भाग में शामिल हैं। चूंकि ये वन्यजीव अनुसूची 1 में शामिल हैं, इसलिए जब तक ये मानव जीवन के लिए खतरा नहीं हो जाते या इस तरह बीमार नहीं हो जाते कि रिकवर ही नहीं कर सकें, तब तक इन वन्य जीवों का शिकार नहीं किया जा सकता। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि यानी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? कथन 1, यह यूरोपीय संघ की पहल है। कथन 2, यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कथन 3, इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान WRI और धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद WBCSD द्वारा किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी केवल कथन 1 और 2 ही सही हैं। प्रिय व्यूअर्स, इस सवाल को ऑप्शंस के एलिमिनेशन मेथड से हल किया जा सकता है। अगर हम तीसरे कथन के बारे में जानते हैं कि GCCA यानी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के समन्वय में WRI और WBCSD का रोल नहीं है, तो ऑप्शंस को हटाया जा सकता है। यहाँ तीसरा कथन B, C और D में मौजूद है, इसलिए ये तीनों ही विकल्प गलत हो जाएंगे। अब हम GCCA के बारे में जान लेते हैं। GCCA यूरोपीय संघ की एक पहल है। इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। इसका मकसद था एक ऐसा गठबंधन बनाया जाए जो यूरोपीय देशों और दुनिया के उन गरीब विकासशील देशों को जोड़े जो जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और आगे उनमें जलवायु परिवर्तन से लड़ने की क्षमताएं भी नहीं हैं। GCCA को खासकर लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स एवं यूरोपीय संघ के बीच जलवायु परिवर्तन पर वार्ता को मजबूत करने के लिए गठित किया गया है।
सहयोगी देशों को उनकी नीतियों और बजट में जलवायु परिवर्तन को शामिल करने के लिए यह गठबंधन तकनीकी और वित्तीय सहायता भी देता है। यह समर्थन इसलिए भी दिया जाता है ताकि ये देश ऐसी परियोजनाएं लागू करें जो ज़मीनी स्तर पर जलवायु परिवर्तन से लड़ने में कारगर हों। यह अलायंस उद्देश्यों को हासिल करने के लिए किसी फंड या शासन संरचना को स्थापित नहीं करता। यह यूरोपीय आयोग द्वारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनैतिक वार्ता और सहयोग के लिए स्थापित चैनलों के माध्यम से काम करता है। GCCA के 5 प्रायोरिटी एरियाज हैं। गरीबी उन्मूलन और विकास नीतियों के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन को मुख्य धारा में लाना, अनुकूलन कार्य के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कार्यक्रमों पर ध्यान देना, आपदा जोखिम निर्वनीकरण और वन अवनयन से उत्सर्जन को कम करना, वैश्विक कार्बन बाजार और स्वच्छ विकास तंत्र में भागीदारी का संवर्धन करना। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अब आज के 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? यह नीति आयोग का एक अंग है। वर्तमान में इसकी कॉर्पस 4 लाख करोड़ रुपए है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी दोनों ही कथन गलत हैं। प्रिय व्यूअर्स, NIIF की स्थापना दरअसल 2015-16 में हुई थी। 2017 के प्री एग्जाम के लिहाज से यह एक नई संस्था थी, यानी यह एक करेंट बेस्ड क्वेश्चन है। भारत सरकार ने इस फंड की स्थापना की थी, लेकिन नीति आयोग की इसमें कोई भूमिका नहीं है, यानी यह नीति आयोग का अंग नहीं है। NIIF यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड संस्था देश में अवसंरचना के विकास और भारत में उससे जुड़े क्षेत्रों में निवेश की व्यवस्था करती है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय निवेशक जो देश की अवसंरचना और अधिक वृद्धि वाले क्षेत्रों में निवेश करने के मौके तलाश रहे हैं, NIIF ऐसे निवेशकों के लिए एक प्लेटफॉर्म है। इसके कॉर्पस की बात करें तो यह $4 बिलियन है, न कि 4 लाख करोड़ रुपए। यहाँ नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि किसी भी कथन में जब संख्यात्मक आंकड़े दिए जाते हैं तो वे अक्सर गलत होते हैं। संख्याओं को या तो काफ़ी कम करके लिखा जाता है या काफ़ी ज़्यादा करके। सो गाइज, यहाँ दोनों ही कथन गलत हो जाते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है।